तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास समाजशास्त्र का, आप सभी समाजशास्त्र का ये पेपर और ये पेपर यूजीसी नेट सोशोलॉजी का है ना, सोशोलॉजी का है पेपर। अगर हम बात करूँ आप लोगों से, तो जून 2013 का है और ये भी थर्ड पेपर है। ठीक है, तो 2013 में बेसिकली दो पेपर हुआ करते थे। एक पार्ट फर्स्ट होता था कोर पेपर, पार्ट सेकंड जो होता था सोशल वर्क का ही था, और पार्ट थर्ड भी सोशल वर्क का ही था। तो पार्ट सेकंड में 50 और पार्ट थर्ड में आपका 70 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर, ये समाजशास्त्र के प्रश्न हैं। आगामी परीक्षा यूजीसी नेट सोशल वर्क हो या सोशोलॉजी हो, साथ ही साथ DSSB के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र हैं। और DSSB में मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर वाले में कहा भी गया है कि समाजशास्त्र से हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, और जो MPPSC के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर आज का ये 54 नंबर का है, जो जून 2013 का प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता गेट्स बताता है। गेट्स बताता है यानी सामान्य समझौता क्या बताता है? सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता जो होता है वो क्या हो सकता है इन चार ऑप्शनों में। तो सेवाओं में सामान्य अगर हम बात करें समझौता यानी व्यापार पर, तो शिक्षा में सीमा पार व्यापार को बताता है। तो शिक्षा में सीमा पार व्यापार को बताता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसके द्वारा सेवा क्षेत्र में शामिल वे लोग होते हैं जो तकनीक, स्वास्थ्य, सूचना आदि क्षेत्रों में विश्व के अन्य देशों को अपनी सेवाएं करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला सत्य माना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट है। वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, तो ट्राइबल मोमेंट इन इंडिया नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KS सिंह। आप सभी लोग। KS सिंह। ओके, और भी कोई स्टूडेंट? सर ट्राइबल MS मोमेंट्स राज। इन इंडिया। जी, के सर ए वाला ऑप्शन बोल रही हूँ मैं। ओके, यहाँ करेक्ट जवाब अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ट्राइबल मोमेंट इन इंडिया की जो किताब के लेखक हैं, किसी स्टूडेंट ने कहा कि KS सिंह का नाम, और ये करेक्ट जवाब होगा। KS सिंह इसके ऑथर हैं। सन 1982 में ये किताब लाई गई थी। ठीक है, और भलीभांति तरीके से आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इस किताब में आंदोलन के संबंध में जिक्र किया गया है। इस किताब में आंदोलन के संबंध में जिक्र किया गया है। पहली बार प्रकाशित होने की जो तारीख है वो 1982 है। लेखक इसके KS सिंह हैं। संपादक कुमार सुरेश सिंह का नाम आता है, हालांकि प्रक्रिया वही है। ठीक है, कुमार सुरेश सिंह और के से KS सिंह, बात दोनों एक ही है, संपादक भी हैं और लेखक भी यही हैं। ठीक है, तो सन 1982 आप लोग लगाइएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सत्य होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। भारत में अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं शामिल की गई है? अच्छा सवाल है। गुर्जर ओके, सर, गुर्जर OBC में आते हैं। ठीक है, तो भारत में अनुसूचित जनजाति के संबंध में आप सभी को ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ट्राइबल मोमेंट्स इन इंडिया जो भारतीय समूह और समुदाय की कई श्रेणियों को बताती थी। आदिवासी समाज में होने वाले आंदोलनों की जो नेचर थे, जो कारण थे, उसके विस्तार से चर्चा करते हैं ये ऊपर की किताब जो ट्राइबल्स मोमेंट्स इन इंडिया है। परंतु जब बात करते हैं भारत में अनुसूचित जनजाति को लेकर, तो इनमें से पूछा कौन सा नहीं, तो वो गुज्जर नहीं है, जो आप ऑप्शन सी की तरफ जा सकते हैं, है ना। तो इस जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में रखा गया है, गुज्जर को, है कि नहीं? किस में रखा गया है? OBC में रखा गया है। और सवाल हमारे सामने अनुसूचित जनजाति से पूछा गया है,
अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल गुर्जर वर्ग सबसे प्रतिष्ठ एवं संपन्न वर्ग माना जाता है। ठीक है, पिछड़े वर्ग में सबसे पिछड़े वर्ग में अगर हम बात करते हैं प्रतिष्ठित और संपन्न वर्ग माना जाता है। बाकी भील, संथाल और हो जनजातियां आ जाती हैं अनुसूचित में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि खेतिहर के संबंध में क्या सही नहीं है। यह आपको आइडेंटिफाई करना है क्या सही नहीं है, जवाब बताना है आप लोगों को। पहला पॉइंट कहता है किसान कम परंपरा की प्रतिनिधित्व करता है। क्या ये परिपेक्ष सही होगा? गलत है। यहाँ सवाल क्या है कि खेतिहर और किसान के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो किसान कम परंपरा और प्रतिनिधित्व करता है, ये भूमिका आपकी करेक्ट है। ठीक है, किसान अपने जीविका निर्वाह के आधार के लिए भूमि पर आश्रित होते हैं, ये थर्ड वाला पॉइंट भी आपका करेक्ट है। किसान यद्यपि अपनी जीविका निर्वाह के आधार पर भूमि पर आश्रित हैं, अपनी जीविका की सुरक्षा के लिए अन्य कोई गतिविधियों को में भाग भी लेते हैं, यानी एक्टिविटीज़ करते हैं। यानी डी भी करेक्ट है। सवाल यह है कि किसान के संबंध में क्या सही नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। भारत में किसान जाति सोपानकी का मतलब एक स्टेप होता है। सोपानकी के मध्यम या मध्य वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होते हैं, और यह आपका गलत जवाब है। ठीक है, इसका भाव समझने का प्रयास करिएगा। किसान या खेतिहर के संबंध में भारत में किसान जाति सोपानकी के मध्यम वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होते हैं, यह कथन गलत है। कारण क्या है? क्योंकि किसान या तो मजदूर होते हैं और कुछ ही अपनी जमीन के मालिक होते हैं, कुछ ही अपने जमीन के मालिक होते हैं। जो बड़ी जोत के किसान होते हैं वह ज़्यादातर उच्च वर्ग परिस्थिति के होते हैं। वहीं कम जमीन के जोतदार जो होते हैं वो गरीब किसान होते हैं। तो उसी के आधार पर भारत में किसान जाति सोपान की यानी स्टेप की मध्यम वर्ग द्वारा प्रधानता निरूपित होता है, ये कहना उचित नहीं होगा। यहाँ सत्य जवाब आपका माना जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 58 नंबर का सवाल। कहता है कि ग्रामीण भारत में किस किसान आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जा सकता है। उम्मीद है कि आप सबको ये याद भी आ गया होगा। हाल ही में आप लोगों को कृषक आंदोलन के बारे में पढ़ाया था, और ये इसी यूनिट नंबर 6 का ये क्वेश्चन है। आप लोग बता भी सकते हो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। किसान आंदोलन सर। ओके, और दिल्ली में तो अभी भी चल रहा है सर ये आंदोलन। सारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान। हाँ, ये आपने सही कहा है। ठीक है, और अभी भी ये किसान आंदोलन चल भी रहा है दिल्ली में। ठीक है, देखो किसान आंदोलन बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ष 1928 में किसानों का बरदौली सत्याग्रह में सफलता मिली थी। वर्ष 1937 में किसान आंदोलन का एक नया दौर शुरू हुआ, और वर्ष 1937 से लेकर 39 तक में किसान आंदोलन के उत्कर्ष के वर्ष थे। किसानों में जागरूकता पैदा करने का मुख्य माध्यम था, और यह प्रक्रिया बेसिकली मेंशन थी। तो सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण भी कहा जा सकता है, तो वह आप कह सकते हो किसान आंदोलन को। किसान आंदोलन मैं आपको बता दूं कि ये पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत तो 18वीं सदी में ही हो गई थी। 18वीं सदी में ही हो गई थी, इस वजह से सबसे प्राचीन यही माना जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका इन ऑप्शनों में बेटर माना जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में, उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी सवाल आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा संस्कृतिकरण के प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। प्रश्न है कि कौन सा नहीं किया गया है, इसका जवाब आप लोगों को देना है यहाँ पर। सर क्षेत्रीकरण और शुद्रीकरण। ओके, बी वाला जी, सर डी ऑप्शन ब्राह्मणीकरण और पश्चिमीकरण। ऑप्शन डी की तरफ रुख कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ब्राह्मणीकरण और पश्चिमीकरण की संकल्पना को एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा संस्कृतिकरण में से प्रतिस्थापित है। संस्कृतिकरण से क्या नहीं किया गया, प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, और वह ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। समझिएगा,
डॉक्टर श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए कहा था कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति अथवा कोई जनजाति किसी उच्च जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा तथा पद्धतियों को बदलता है, और यह परिपेक्ष ब्राह्मणीकरण और पश्चिमीकरण को रिप्रेजेंट करता है। और सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सत्य माना जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? अब आपको पता होनी चाहिए कि जाति व्यवस्था की विशेषता, तभी इस सवाल को आप करेक्ट कर पाएंगे, है ना। जाति व्यवस्था की विशेषता तभी आप बता पाएंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी विशेषता नहीं आती है ना। आप स्पष्ट सर बहिर्विवाह वाली, क्योंकि जाति व्यवस्था में तो अंतर विवाह होते हैं। ओके, देखिए मैं आपको बता दूं, जाति व्यवस्था बेसिकली अगर हम बात करते हैं जजमानी प्रणाली के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है, ये बात आप जानते हैं। पदानुक्रम के अलावा जाति प्रणाली में श्रम के व्यवसाय वाले विभाजन की विशेषता भी इन्वॉल्व है, जो कि कच्चे और पक्के खाने और सामाजिक संपर्क और नागरिक और धार्मिक दिव्यांगता, विभिन्न वर्गों के विशेषाधिकार और विवाह और प्रतिबंधों द्वारा बेसिकली मेंशन किया जाता है। तो जाति की सदस्यता व्यक्ति के जन्म से ही मिल जाती है और वह संपूर्ण जीवन उसी के सदस्य बन जाता है, अर्थात जाति की सदस्यता को किसी भी कार्य से बदला नहीं जा सकता है कि नहीं। इसलिए इसे सामाजिक स्तरीकरण बंद व्यवस्था भी कहा जा सकता है जाति व्यवस्था को। तो इस परिप्रेक्ष्य के आधार पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ऑप्शन सेकंड देखिएगा, सर बी। पवित्रता और प्रदूषण, अनुष्ठानित और पदानुक्रम और प्रदत्त व्यवसाय, जो बेसिकली जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं बताती है। बाकी अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए यहाँ पे अंतर्विवाह, पवित्रता और प्रदूषण, अनुष्ठानित और पदानुक्रम और प्रदत्त व्यवसाय। अच्छा, ऑप्शन ए और बी यहाँ पे तो भाई सिमिलर लग रहे हैं, कुछ अलग है। अच्छा नहीं, वो तो अंतर्विवाह, ये तो देखो अंतर्विवाह शुरुआत में लिख दिया ना, ये आपका पार्ट। यहाँ पूछा कि जाति व्यवस्था का विशेषता नहीं है, तो अंतर्विवाह का पार्ट है, तो इसका मतलब इस ऑप्शन में होगा नहीं। ठीक है, अंतर्विवाह ये भी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब बात आती है फोर्थ वाले में, एक विवाह, पवित्रता, प्रदूषण और पंथ निरपेक्ष, पदानुक्रम और प्रदत्त व्यवसाय, ये भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये विशेषता है जाति व्यवस्था में। ठीक है, तो आपको एक नाम याद रखना होगा, इसी जाति व्यवस्था में एक नाम आपने सुना होगा, मजुमदार जीएस गुरेल। बारे में। किसका नाम? मजुम सर जाति व्यवस्था की 6 तो मदन के बारे में। इन्होंने एक बात कही थी, जाति को एक बंद वर्ग कहा था, क्योंकि जाति जो है अंतर्विवाही होता है, तभी तो ये बंद वर्ग है, ना कि बहिर्विवाह है। तो आधार पे अंतर्विवाह को तो हम तो एलिमेंट कर लिए, हम सभी लोगों ने अंतर्विवाह को इसके अंतर्गत हमने रख लिया और बहिर्विवाह को हमने हटा दिया। जाति एक पारंपरिक और पुश्तैनी व्यवसाय होता है ना। तो इस आधार पे अगर मैं बात करूंगा, विशेषता नहीं है, तो वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बाकी एक विवाह, पवित्रता और पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पदानुक्रम और प्रदत्त व्यवसाय भी आपको ऑप्शन जो डी है ये भी माना जाएगा जाति व्यवस्था का विशेषता। केवल बी नहीं माना जाएगा, बी वाला ऑप्शन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, लेखक के नाम दिए गए हैं और पुस्तक के नाम आपके सामने मेंशन किए गए हैं, आपको बताने हैं। और बड़ी ही आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी बच्चों को पता भी होगा इस किताब के बारे में, क्योंकि मैंने इन पर भी आप लोगों से जिक्र कर चुका हूं। बताइएगा, मैकिम मैरियट का किताब आप लोगों ने मैच भी किया होगा, ब्लेज इंडिया में क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से करवाया भी था, तो उसमें आप लोगों ने मैच भी किया है। मैकिम मैरियट की किताब विलेज नंबर इंडिया सी। है। विलेज इंडिया सर, सी होना चाहिए, विलेज इंडिया। हाँ, और यहाँ पे आपने जो करेक्ट जवाब दिया है मेकिंग इंडिया में, अगर मैं बात करूँ मैकिम मैरियट का नाम, ये करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की थी इस किताब में। क्या किया था इन्होंने? विलेज इंडिया वाली किताब में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली अवधारणा को प्रस्तुत किया है, सार्वभौमिकीकरण की अवधारणा प्रस्तुत किया। और सार्वभौमिकी का मतलब इन्होंने बताया भी था कि
सांस्कृतिक विशेषता है उसी विशेषता का एक प्रत्येक स्थान में प्रसार होने से है। इन्होंने सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया का उल्लेख स्थानीय और लघु परंपरा से धीरे धीरे परंपरा के निर्माण होने की प्रक्रिया के रूप में मेंशन किया था मैकिम मैरियट महोदय ने। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट किताब है ये देखिए, सुमरित करने वाले में विलेज इंडिया को लेकर पूछा भी गया है कई बार किताबें। ठीक है, तो इस तरीके की किताबें जो है पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। मैकिम इंडिया, ठीक है, सॉरी क्या नाम, विलेज इंडिया, मैकिम मैरियट का नाम, मैकिम मैरियट का नाम क्लियर रहेगा, बताइए एक बार। जी सर। हाँ, मैरियट का नाम याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। विलेज इंडिया स्टडी इन द लिटिल कम्युनिटी पर बात करता है। और लिटिल कम्युनिटी तो हालांकि किताब एक थी, आपने सुना था किनका नाम, रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम, बिल्कुल। तो जब रेडफील्ड की है वो तो, जी लिटिल कम्युनिटी रेडफील्ड की है। हाँ, वो कम्युनिटी लिटिल कम्युनिटी है वो रॉबर्ट रेडफील्ड की है, लेकिन यहाँ पे जो मैकिम मैरियट है ना, ये विलेज इंडिया, ये स्टडी इन द लिटिल कम्युनिटी है। इस किताब का पूरा नाम क्या है, ये स्टडी इन द लिटिल कम्युनिटी, और ये मैकिम मैरियट की किताब है। और ये किताब आई कब थी, तो ये भी किताब सन 1955 में आप लोग नाम लगाना उचित समझेंगे। ठीक है, 1955 में। सर इसमें क्या है, इन स्टडी ऑन, हाँ, यह स्टडी, क्या, लिटिल कम्युनिटी। हाँ, ये स्टडी इन लिटिल कम्युनिटी, ठीक है। जी सर। हाँ जी सर। स्टडी इन दी लिटिल कम्युनिटी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक विद्वान का नाम और है एम एन श्रीनिवासन का नाम। एम एन श्रीनिवासन ने इंडियाज विलेज के बारे में बात किया है। इंडियाज विलेज नामक किताब है, इंडियन नहीं, इंडियाज याद रखेंगे आप सभी लोग, क्या नाम आएगा, इंडियाज विलेज सर। हाँ, इंडियाज MN विलेज नाम श्रीनिवासन। आएगा। और इंडियाज विलेज में अगर विद्वान का नाम पूछता है तो आप सीधा सीधा नाम बताएंगे, श्रीनिवासन। हाँ, एम एन श्रीनिवासन का नाम। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एम एन श्रीनिवासन ने जो ये किताब लिखा, इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से समाज में परिवर्तनशील स्वरूप के कारणों के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, तो आप परिवर्तन स्वरूप के बारे में इन्होंने जिक्र किया। ठीक है, और उन कारणों को जब उन्होंने विश्लेषण किया तो पश्चिमीकरण का नाम आया, संस्कृतिकरण का नाम आया। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो लौकिकीकरण का नाम आया, आदि जैसे प्रारूपों के माध्यम से यहाँ पर इसको जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इनको प्रस्तुत किया गया। और एम श्रीनिवासन की किताब ये बड़ी फेमस भी रही है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये किताब जो है बहुत ज़्यादा फेमस भी रही है, और खासकर MPPSC सोशोलॉजी वाले, जब भी आपसे सवाल इस तरीके के प्रश्न बनेंगे तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि वो चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आपसे यही पूछा जाएगा कि इस किताब में इंडियाज़ विलेज में क्या चीज़ें लिखी गई थी। तो पश्चिमीकरण, सांस्कृतिकरण और लौकिकीकरण के बारे में आप ज़रूर बताएंगे। इसके बारे में एम एन श्रीनिवासन की ये पुस्तक सन 1955 में ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी, सेकंड पब्लिश 1960 में थी, 1955 और सेकंड 1960, एम एन श्रीनिवासन। ठीक है, साथ ही साथ इनके बारे में चीज़ों को भी समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद BR चौहान की बात करता हूँ, राजस्थान विलेज नामक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक का अगर हम बात करते हैं तो नाम आता है या राजस्थान विलेज, और सन 1967 में आपको बता दें कि इन्होंने जब ये पुस्तक लिखा तो राजस्थान के एक गांव जो है रनावतों की सादरी के सामाजिक जीवन के बारे में बताया। किसके बारे में, एक गांव रनावतों की सदारी के सामाजिक जीवन के बारे में बताया BR चौहान महोदय ने। ये राजस्थान विलेज किताब 1967, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं SC दोबे के बारे में, SC दोबे ने इंडियन विलेज के बारे में लिखा।
किसके बारे में लिखा? इंडियन विलेज। इंडियन विलेज के बारे में लिखा। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की किताब है, ठीक है, एस.सी. दुबे की किताब है। और आपको मैं बता दूं कि इस किताब को इन्होंने सामाजिक विज्ञान के संस्थापक व्यक्ति होने के नाते इन्होंने संरचना की अपेक्षा संस्कृति पर अधिक बल दिया। संरचना पे कम बल दिया, संस्कृति पर अधिक बल दिया। इनका मानना ये था कि प्रत्येक गांव का अपना इतिहास होता है ना, प्रत्येक गांव का अपना इतिहास होता है, मूल्यों और विचारों की एक व्यवस्था होती है। इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से ग्रामीण जीवन के विभिन्न पक्षों को क्या किया? उजागर किया। किस किताब के माध्यम से? तो इंडियन विलेज के किताब के माध्यम से। इस सर ये कब आई थी? जी, कौन कब से आई सन में थी? लिखी गई थी? 1927 1927 में, ठीक है सर। है ना। तो ये आप सर ये मैथमेटिक्स कब लिखी गई थी? इंडियन विलेज, वो विलेज इंडिया। विलेज इंडिया कब लिखी गई? तो लिखा तो है वर्ष, देखो स्क्रीन देखते भी हो कि नहीं देखते हो? सर दोनों लिखे हैं ना, 55 और 60। 1955। हाँ, पहले 1955 है, दूसरा एडिशन है 1960। ठीक है सर। दूसरा 1960 है, दूसरा एडिशन 1960 में आया था, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब अगर मैं बात करूं आपसे ऑप्शन मिलाने का, तो कौन सा ऑप्शन मिलाना उचित समझेंगे 61 का? ऑप्शन नंबर 3। थर्ड, यानी थर्ड C। होगा। ठीक है। अगेन देखिए, किताब का नाम है और उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में भी सुना होगा। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किताब है। B.R. अम्बेडकर। किताब कब का है, किसकी है? B.R. अम्बेडकर। सर अम्बेडकर जी की। अंबेडकर जी की किताब बता रहे हैं आप? ओके। जी सर। भीमराव रामजी अंबेडकर। आपको बता दें कि ये किताब बेसिकली सन 1917 में आई और इन्होंने अपने भारतीय जाति व्यवस्था के स्वरूप का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया इस किताब में। तो मई 1917 में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से डाइवर्सिटी के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब डाइवर्सिटी, किस विद्वान के द्वारा ये किताब मेंशन की गई है? D.P. मुखर्जी। जी, D.P. मुखर्जी। डाइवर्सिटी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब D.P. मुखर्जी का नाम करेक्ट होगा। डाइवर्सिटी, विविधता का अर्थ इन्होंने बताया था योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन, दिव्यांगता, व्यवहार और धर्म से संबंधित होता है। इसके अलावा मनुष्य की सामाजिक और सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थितियों की विविधता का मुख्य कारण बताया भी। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूं, D.P. मुखर्जी महोदय ने जब डाइवर्सिटी में भारतीय समाज के विभिन्न जातियों के बारे में विस्तार से बताया तो मुखर्जी भारतीय परंपराओं के अध्ययन को प्रमुख मानने लगे। किसने? तो D.P. मुखर्जी ने। समझ रहे हो बात को? जी सर। D.P. मुखर्जी महोदय ने। तो यहां पर इन्होंने किसको मुख्य मान लिया? भारतीय परंपराओं के अध्ययन को प्रमुख मान लिया D.P. मुखर्जी महोदय ने। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और यही सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम से जानी गई। सन 1997 में इस किताब को लाया गया, 1997 में। वहीं जब हम बात करते हैं डोमिनेट कास्ट एंड अदर एसेस के बारे में, इस किताब के M.N. श्रीनिवासन। M.N. श्रीनिवासन का नाम आपने बताया है अभी भी और ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। M.N. श्रीनिवासन महोदय यहाँ पे सत्य माने जाएंगे। और M.N. श्रीनिवासन ने, आपको एक चीज़ और बता दूं, क्या बात कहा है कि प्रभु जाति की अवधारणा, इसमें क्या बताया है? प्रभु जाति की अवधारणा। भी मैंने हाल ही में आप लोगों से इस पर परिचर्चा भी किया था। उम्मीद है शायद आप लोगों ने इसको देखा भी है ना? जी सर। हाँ जी सर। श्रीनिवासन के बारे में। तो यहाँ इस किताब में जो भूमिका बेसिकली थी वो प्रभु जाति की अवधारणा थी। इन्होंने
प्रभु जाति के 3 लक्षण बताए थे। 3 लक्षण कौन कौन से थे? एक लक्षण था इसमें संख्यात्मक, एक था आपका इसमें संख्यात्मक, तो दूसरा क्या था? आर्थिक, तीसरा क्या था? राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। ये 3 बेसिकली इन्होंने लक्षण बताए थे। किसकी लक्षण? तो प्रभु जाति के। और ये किताब बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 17 दिसंबर 1987 को 1987 को ये किताब बेसिकली आई थी। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संबंध में, क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद आप देखिए कास्ट इन इंडिया, कास्ट एंड रस इन इंडिया। इस किताब के लेखक कौन हैं? तो जीएस घुरई के महोदय का नाम मैंने आप लोगों को भी हाल ही में पढ़ाया है, जीएस घुरई के बारे में, है ना। भारत में जाति और नस्ल जाति शायद भारतीय समाज की सबसे प्रमुख पहलू है। इसी का अध्ययन है जो है बेसिकली देखने को मिलता है जीएस घुरई के महोदय द्वारा। जीएस घुरई इस किताब में भारतीय जाति और प्रजाति के मध्य जो है संबंधों का विवरण प्रस्तुत करते हैं सन 1932 में, 1932 में। ठीक है, तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैच करना है यहाँ पे, आप मैच करके बताइए जरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा। सर इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। हैं भाई? एमएन श्रीनिवासन इसमें बात को कोई ऑप्शन है ही नहीं सर। ऐसा हो ही नहीं। अच्छा, एमएन श्रीनिवासन की तो किताब सी का 4 होना चाहिए, और सी का 4 इसमें भी नहीं दे रखा। पहले 1 मिनट पहले तो आप ढूंढिए एमएन श्रीनिवासन की किताब का नाम। एमएन श्रीनिवास का किताब का नाम क्या नाम है? डोमिनेट कास्ट। तो आप ए का 3 से मिलाइए ना, कहीं है 3 ए में, सेकंड में मिल रहा है। बी में है सर। फिर बी आर अम्बेडकर को मिलाइए। बी आर अम्बेडकर की किताब का क्या नाम है? कास्ट इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया। आप कास्ट इन इंडिया किताब कहाँ है? 1 में पहला ये मिलाइए, 1 को मिलाइए। फिर उसके बाद जीएस घुरई का नाम मिलाइए। जीएस घुरई ने कास्ट इन रेस यानी 4 को। नहीं है सर, इसमें 4 नहीं है, अच्छा, ऑप्शन गलत है ये। ओके। डीपी मुखर्जी का नाम दूसरे में। ओके, ये बेसिकली ऑप्शन गलत आया हुआ है। ठीक है, ये आपका, फिर भी मैंने जो आपको बताया है ये आपका करेक्ट है ऑप्शन। यहाँ जो चीज़ें मैंने बताया है वो आपका सही मैच बताया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलत तरीके से टाइप हुए हैं, है ना। ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट से लिए गए सवाल है। तो सामाजिक विकास क्रम के कॉन्सेप्ट में अगर जिक्र होता है तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम होता है। इसमें भी सी होना की बात चाहिए। अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ जिक्र किसका नाम आता है? सकारात्मकता का। अवधारणा बेसिकली अगस्ट काम्टे का ही नाम आएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में मनुष्य के ज्ञान के विकास के 3 नियम बताए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्ट काम्टे के 3 नियम। और जब बता सकते हो आप लोग अगस्ट काम्टे का 3 नियम कौन कौन सा है? कोई बता सकता है? सर आध्यात्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। हाँ, जिसको हम लोग धार्मिक भी बोलते हैं, जी सर। तात्विक भी बोलते हैं, और एक वैज्ञानिक। मिथ्यावादी भी कहते हैं। जी सर। ठीक है, ये ज्ञान है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उत्पादन के प्रकार पे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो कार्ल मार्क्स का नाम आना चाहिए, जी सर। की शक्ति और उत्पादन के संबंध के बारे में बताया था। कार्ल मार्क्स का नाम लगा लीजिए। सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लैग की बात करता हूँ तो आगबन इन्होंने बताया था कि कैसे एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से पीछे छूट जाती है ना। ये बताया था कैसे एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से पीछे छूट, उसका बारे में बताया था ये। तो यहाँ पर ऑप्शन जरा इसका मैच कराइए। ये भी देखिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा होगा भाई, मैच तो करो। सर थर्ड है। सी वाला हो रहा है, सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन। भारत में पेजेंट मोमेंट के निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है ना। देखिए, भारत में पेजेंट मोमेंट की भूमि वितरण की मांग नहीं है। भूमि वितरण की मांग नहीं है। ये कृषक आंदोलन के वर्तमान मुद्दे पैदावार में साझा और खेती करने की अस्थायी अधिकार है। अधिक मजदूरी, भूमि वितरण,
है ना, और सूदखोरों से रक्षा। भूमि सुधार कानून वर्ष 1951 में पारित किया गया था। इसके बाद जमींदार व्यवस्था का उन्मूलन हो गया और जिससे काश्तकारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो गया। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, आर्थिक सहायता काश्तकारी और खेती मजदूरों के लिए उच्च मजदूरी शामिल थी, लेकिन पेजेंट मोमेंट के अंतर्गत अगर बात करता है भूमि वितरण के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर जो आएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो, इसका विवरण की मांग नहीं हुई थी, बाकी आर्थिक सहायता की मांग हुई, काश्तकारी अधिकार की भी मांग हुई, खेती का जो खेती हर मजदूर काश्तकारी है अधिकार, काश्तकारियों का मीन्स बता दें। काश्तकारी जिसके पास जमीनें वगैरह होती हैं, जो जमींदार वगैरह होते हैं, वही तो काश्तकारी होते हैं, है कि नहीं? अच्छे से वही सर उनके भूमि वितरण में वितरण का मतलब क्या है? भूमि वितरण, एक भूमि दूसरे वितरण को का देना, मतलब होता है कि बांटना। हाँ, जमीनों को बांटना, है ना। जैसे भूदान आंदोलन में वो तो एक प्रकार से दान का प्रक्रिया थी, है ना, वो बांटने की प्रक्रिया नहीं होगी। तो भूमि वितरण बेसिकली ये चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, पेजेंट मोमेंट के अलावा। ओके सर। अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि भाई पेजेंट मोमेंट है क्या चीज़। ये उर्वरक परिधान, जी, परिधान का मीन्स बता दीजिए। परिधान, परिधान सेकंड वाला क्या कह रहे सर, हो भाई? परिधान इसमें कहाँ लिखा भाई? उर्वरक परिधान आर्थिक सहायता नहीं लिखा हुआ है सर। अच्छा, ये भाई आर्थिक सहायता वही चीज तो बोलते हैं, परिधान, सहायता, हेल्प। ओके सर। हाँ, वो तो लिखा है साफ शब्दों में, परिधान का मतलब वही है। यहाँ पहले मुझे ये बताइए कि पेजेंट मोमेंट क्या होता है ना? सर जो किसान अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं, जैसे कि पहले बहुत सारे लेते, बारडोली सत्याग्रह था, भूदान था, ये नक्सलवाड़ी था, नील खेती था। ओके, देखिए, ये बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे, एक ऐसा मोमेंट है ये जो बेसिकली देखभाल से संबंधित है, जो बेसिकली किसी से मदद लेने की संबंधित है ना, उसके संबंध में ये पेजेंट मोमेंट है। तो उसमें आर्थिक सहायता होती थी, काश्तकारी अधिकार की बात होती थी। काश्तकारी अधिकार तो बेसिकली अगर बात देखिए, आपने एक सुना होगा भूमि सुधार आंदोलन आया, कानून आया था 1951 में, 1951 में उसे पारित किया गया था। और वो जो पारित हुआ था वो पैदावार में साझा करना, खेती करने का अस्थायी अधिकार देना और अधिक मजदूरी, भूमि वितरण और सूदखोरों से रक्षा करना। यानी इसका मतलब कि जमींदार व्यवस्था को ख़त्म कर देना है, काश्तकारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगी फिर, है ना, उसी प्रक्रिया के लेके आना है। तो वही कहलाता था पीजेंट मोमेंट यानी आंदोलन। सही जवाब इसका यहाँ पे कौन सी मांग नहीं है, तो मांग नहीं हुई थी भूमि वितरण का, बाकी सारे मांग हुई थी इसमें। किसने किसानों को, ठीक है, किसने किसानों को ऐसे छोटे कृषि उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया कि जो साधारण उपस्कारों और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः अपने उपभोग के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति धारकों के प्रति अपना दायित्व पूरा करते हैं। यह बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया गया है, डेफिनेशन दी गई है, या किस विद्वान द्वारा दिया गया है, तो टी सलीन एक विद्वान, जैसे अगर मैं बात करूं सेकंड ऑप्शन पर, इनके द्वारा कहा गया है कि छोटे कृषि उत्पादन जो साधारण उपस्कारों और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः अपने उपभोग के लिए राजनीतिक और आर्थिक शक्ति धारकों के प्रति अपना दायित्व पूरा करते थे। तो इनकी डेफिनेशन है, और किसानों को छोटे कृषि उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया है, ठीक है। और करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी ही आपका माना जाएगा। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है, बताइए क्या बताती है? शहरी प्रक्रिया, है ना। देखिए, भारतीय प्रसंग मलिन बस्ती में जनसंख्या में वृद्धि ये बताती है कि शहरीकरण हुआ है,
मलिन बस्ती का निर्माण अपने भविष्य को संवारने हेतु गांवों से नगरों से ग्रामीण से पलायन करना, गांवों से नगरों में जो है ग्रामीणों के पलायन से होता है। और सही जवाब शहरीकरण की प्रक्रिया यही दर्शाती है ना। मैंने आपको भी लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि गांव से शहर की ओर वो शहरीकरण की प्रक्रिया। आप जी सर। ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे 67 में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है। सर मुझे पिछले क्वेश्चन में डाउट है, ये उसमें क्लियर करना। क्या? सर ग्रामीण गरीबी का विस्तार भी तो हो सकता है मलिन बस्तियों में, तो कैसे? जनसंख्या में वृद्धि, तो सर ग्रामीण में जो गरीबी का विस्तार होगा तो उससे भी तो मलिन बस्तियां इंक्रीज होंगी। देखिए, सोचो तो अच्छा सोचो, ठीक है, पॉजिटिव सोचो। आप अगर किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं जैसे ग्रामीण गरीबी का विस्तार करना, ग्रामीण गरीबी काफ़ी हद तक कम उत्पादक और बेरोजगारी का परिणाम मानता है, जो ग्रामीण गरीबी का विस्तार दर्शाता है। भारतीय प्रसंग में कहा कि मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि होना, मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि होना, तो ये ग्रामीण गरीबी का मलिन बस्ती में नहीं कोई रिप्रेजेंट करता है। ये शहरीकरण में, शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो मलिन बस्ती मिलेगी आपको। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हम मलिन बस्ती को नहीं देखते हैं, ठीक है, इसलिए ग्रामीण गरीबी का विस्तार तो बिल्कुल नहीं होगा। ग्रामीण संपन्नता की बात अगर हम लोग करते हैं वहाँ पर, तो उस प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो गांव स्वावलंबी होने की बात करता है। संपन्नता का मतलब एक प्रकार से स्वावलंबी, ठीक है, अर्थ यही है कि गांव स्वावलंबी हो। स्वावलंबी होने का अर्थ यही है कि गांव में उत्पादकता या उत्पादन की अधिकता हो, तो जाहिर सी बात है पलायन होगा ही नहीं, तो फिर मलिन बस्ती में जनसंख्या बढ़ने की कोई परिप्रेक्ष्य ही नहीं बढ़ता। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि नहीं। और आपका अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो वो शहरी संपन्नता की बात करता है, और उम्मीद है कि शहरीकरण की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का तुरंत निजात हो जाना। सवाल तो शहर से, प्रश्न शहरी संपन्नकरण की बात किया है, तो ये संपन्न जब होगा तो उसमें परिप्रेक्ष्य रिलेट ही नहीं करेगा कि भारतीय प्रसंग में कहा कि मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि शहरीकरण की प्रक्रिया। भाई गांव से जब शहर की ओर लोग पलायन करेंगे तो ये सिंपल सी बात है कि शहरीकरण की प्रक्रिया आ जाएगी और वहाँ पे मलिन बस्ती में जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। भाई ये जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे कोई गांव से शहर में आता है उसके पास भवन हो जाते हैं या मकान हो जाता है, घर हो जाता है, ऐसा तो कहना उचित होगा नहीं। वो मलिन सर वैसे भी जो ग्रामीण लोग आते हैं सर, वो गरीबी की वजह से ही आते हैं, तो वो गरीबी की वजह से आके शहर में मतलब जो वो अफोर्ड कर सकें जो चीजों को, रहना खाना, तो वो ज्यादातर बस्ती वाले एरिया में ही रह पाते हैं। देखो ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन सवाल आप समझो। सवाल कह रहा है कि भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, तो क्या ग्रामीण गरीब का विस्तार लगाओगे फिर? नहीं सर, शहरीकरण की प्रक्रिया ही होगी। बिल्कुल वही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये मैं आपको एक सिंपल शब्द में बता रहा हूँ कि मलिन बस्तियों का निर्माण अपने भविष्य को संवारने हेतु गांवों से नगरों में ग्रामीणों के पलायन से होता है। हाँ सर, वृद्धि हो रही है। ये बात करेक्ट है, ठीक है। सर मलिन बस्ती स्लम बस्ती में आएगी? हाँ जी, मलिन बस्ती स्लम बस्ती को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। कौन सा ऐसा रीजन नहीं है या कारक नहीं है जो गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। और ये बहुत ही सरल सवाल, मैं उम्मीद करता हूं बता भी देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी। सर बी को देखो। बी ऑप्शन कहता सर। है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि होने की वजह से आ रहे हैं। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं। बाकी ग्रामीण में बेरोजगारी है, इस वजह से आ रहे हैं, ये सही है। सवाल हमको ढूंढना है नहीं कारक में। ग्रामीण में गरीबी है ये भी कह सकते हो आप, बेरोजगारी है ये भी कह सकते हो आप, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर है यानी छोटा उद्योग कह सकते हो, घरेलू उद्योग का ह्रास हो रहा है आजकल, इसकी वजह भी बता सकते हो। क्या गांव में दहेज प्रथा में लोग ले रहे हैं तो लोग इसलिए सोच रहे हैं दहेज प्रथा की वजह से चलो शहर भाग चले, तो ये कहना उचित नहीं होगा, है ना, ये आपका गलत है ना। अगला सवाल, निम्न में बताना है नृजातिता। निम्न में कौन सा शब्द जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रकार से नृजातिता। देखिए
अगर मैं ऑप्शन पर बात करता हूं थर्ड में, अनुवांशिक सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, यही होगा सर। निर्जातिता का जो संबंध है अनुवांशिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता से अगर मैं रखता हूं, तो इसका मतलब यही होगा कि निर्जातिता में एक समान शारीरिक, ऐतिहासिक और भाषाई विशेषता रखने वाले समूह जो होते हैं वो लक्षित होते हैं। समझिए बात को, निर्जातिता का मतलब यही होता है कि ऐतिहासिक और भाषाई और समान शारीरिक विशेषता रखने वाले समूह होते हैं। कोई समूह एकजुट होकर अपनी भावना प्रदर्शित करता है। जब कोई समूह एकजुट होकर अपनी भावना को प्रदर्शित करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, निर्जातिता बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर सी को। और यही आपका ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन आपका सी सही है। 69, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? और आसान है, देखिए, लिंग पृथक्ताकरण की कमी, लिंग पृथक्करण की कमी। ठीक है, समझिएगा, अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र में परिवार, मित्र मंडली, करीबी रिश्तेदार आदि वगैरह आते हैं, है कि नहीं? जी सर। तो मेरे कहने का मतलब है कि अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता का पार्ट लिंग प्रधानता में नहीं आती है, जो दर्शाती है ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अनौपचारिक क्षेत्र में तो मित्र मंडली, परिवार, करीबी रिश्तेदार वगैरह आते हैं ना, ये सब आते हैं। बधुआ मजदूरी, देखिए, बधुआ मजदूरी क्या आप ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता एवं निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य को, क्या आप इसे सर मजदूरी कहोगे? जी सर, यही होगा। देखिए, बधुआ मजदूरी बेसिकली यही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर आप 23 याद है आपको, मैंने पढ़ाया है, बेगार को प्रतिबंधित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और निर्धनता के कारण बधुआ मजदूरी प्रचलित है और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है कि नहीं? तो मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट होगा, बधुआ मजदूरी। ठीक है, भारत में अपचारी किशोर किस आयु समूह के होते हैं, है ना? अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में अपचारी किशोर 18+ होते हैं। अरे 18+ नहीं होते हैं, 18+ है, लिखा ही नहीं है, बिलो रखा हुआ है, मतलब बिलो 18। हाँ, है ना? सर अपचारी में सर इसका एक बार इंग्लिश का अपचारी का बता दीजिएगा मीनिंग। ओके, एक बार इंग्लिश देख लीजिए। 71 नंबर का क्वेश्चन है ना, 71 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 71। जी जी सर, जी फ्रीक्वेंसी सर दिखाई दे रहा है। हाँ, अब यहाँ जो शब्द रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, कह रहा है द जुवेनाइल डिक्लाइन करके, यानी एक प्रकार से ये किशोर अपराध को बता रहा है। किसको बता रहा है? किशोर अपराध बता रहा है। तो आप मुझे जरा बताइए, इस सवाल में अगर मैं आपको बात करता हूं सर 18 बिलो कि भारत में किशोर अपराध किस आयु के समूह के लोग होंगे, तो क्या आप ये कहोगे कि जो 18 साल से नीचे के होंगे वो किशोर अपराध कहलाएंगे? नहीं जी सर, सर, 18 सर। के ऊपर। सर 18 से नीचे होंगे। तो यही तो मैं लिखा हूं, 18 से नीचे का अगर होंगे तो यही तो किशोर अपराध कहलाएंगे कि 12 हाँ सर 18 वाले तो होंगे नहीं, 20 वाले होंगे नहीं। तो ऑप्शन सी ही करेक्ट होना चाहिए या गलत? सत्य होना चाहिए। सर 70 होना चाहिए। बिलो देखिए, बेसिकली अपराध किशोर 18 से कम आयु के समूह के ही होते हैं। बाल अवस्था 18 वर्ष से कम में समाज विरोधी और निंदनीय कार्य करने वाला किशोर अपराधी कहलाता है, किशोर अपराध। तो समाजशास्त्र दृष्टिकोण से कहा गया कि समाज में स्वीकृति सामाजिक प्रतिमानों के मूल्य से विचलन अपराध कहलाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम 18 से बिलो करेंगे, यानी 18 से नीचे करेंगे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला ही सत्य माना जाएगा। अनुसूचित जातियों की भूमि जोत का औसत आकार क्या होगा? औसत अनुसूचित जातियों की भूमि जोत का औसत आकार क्या होगा? जनजातियों का भूमि जोत का औसत आकार अनुसूचित जातियों से बड़ा होगा। अनुसूचित जातियों से क्या होगा? बड़ा होगा। ये बात तो करेक्ट, तभी तो जोत का औसत अधिक आकार में कहलाएगा।
ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला ही करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए। अनुसूचित सर नहीं आई। हाँ, सर इसको समझा दी। अच्छा जी। देखिए यहाँ आप कहने का मतलब ये है कि जिनके पास जमीन ज़्यादा है तो वही तो काश्तकारी होता है, जमींदार होता है। उम्मीद है ये बात तो जानते ही होगे आप लोग, जी सर। वही होता है। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों की भूमि जोत के औसत क्या है? भूमि जोत का औसत आकार क्या है? औसत बड़ा। आकार अगर हम बात करें तो बड़ा है, तभी तो जी सर। जाहिर सी बात है उसके परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ें रिप्रेजेंट होगी, अदरवाइज जी जी सर। है ना, जी अदरवाइज होगा ही नहीं। तो अगर मैं छोटा कर लूँ या समान कर लूँ या पिछड़ी जातियों के जोत से बड़ा कर लूँ तो भी करेक्ट ही। अब पिछड़ी तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसको ओबीसी तो हटा दीजिए। अब केवल हमें अनुसूचित जनजातियों के संबंध में था, तो अनुसूचित जनजातियाँ जो होंगी वो अनुसूचित जातियों से बड़ा होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। यहाँ पर पहला सही जाएगा। पहली बात, आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे चीज़ों को एलिमेंट कर पाएंगे। कभी कभी उनके लक्षणों के आधार पर भी प्रश्नों को हम सत्य कर सकते हैं। सर अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी ये वाले है ना? हाँ जी, अनुसूचित जाति को एससी कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा जाता है, अन्य पिछड़े वर्ग को ओबीसी कहा जाता है ना। हाँ, देखिए अब आगे, सामाजिक विकास जो है सामरिक नीति का लक्ष्य क्या सुनिश्चित करता है या करना है, तो आपको बताना है इसके अंतर्गत। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि समाज के प्रत्येक वर्ग को संसाधन के रूप में मान्यता दी जाए, प्रत्येक वर्ग को, समझो बात को, जिससे कि आर्थिक विकास से लाभान्वित होना चाहिए, है ना, ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि उनके जीवन की शैक्षिक, रोजगार, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं, और उनकी पूर्ण सामर्थ्य की उपलब्ध हेतु अवसर भी प्रदान किए जाएं। तो क्या यह ऑप्शन आपको सत्य नहीं लग रहा है? सर ये होगा। सामाजिक विकास के लिए सामरिक नीति का लक्ष्य किया जो है सुनिश्चित कर रहा हो, ताकि वो आर्थिक विकास में लाभान्वित हो सके, अपने जीवन में शैक्षिक, रोजगार, स्वास्थ्य या अन्य मूलभूत जो आवश्यकताएं उसको पूरा कर सके, और पूर्ण सामर्थ्य की उपलब्धि हेतु उसे अवसर भी प्रदान कर दिया जाए। तो यह बातें सामाजिक विकास में सामरिक नीति को रिप्रेजेंट करती है, सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यही ऑप्शन सी वाला ही सही है। वैश्वीकरण के तत्वाधान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने क्या किया है? वैश्वीकरण के तत्वाधान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक नव उदारवाद के बारे में विचार को शुरू किया था। अब ढूंढिए कहीं पर लिखा हुआ आर्थिक नव विचारवाद के बारे में। डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में लिखा है। तो जब डी ऑप्शन में लिखा है तो आपको एक बात याद होनी चाहिए कि वैश्वीकरण की जब शुरुआत हुई थी तो 1991 यानी नई आर्थिक नीति के बारे में आपको मैंने पढ़ाया भी था, वही परिप्रेक्ष्य यहाँ पे मेंशन है। जी सर। तो उसमें आपने 3 शब्द को मैंने बताया था आप लोगों को। एक सर उदारीकरण, हाँ, नवीनीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के तत्वाधान में ये सवाल है, तो ये आर्थिक नव उदारवाद के बारे में बता रहा है, और यही सही जवाब है। बेसिकली 1991 में भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? स्थानीय यानी क्षेत्रीय। स्थानीय का मतलब क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व भर पर रूपांतरण की एक प्रक्रिया मानी जाती है आर्थिक नव उदारीकरण या नव उदारवाद को, और यह आपका ऑप्शन जो जाएगा डी वाला ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और है, और यहाँ सवाल कह रहा है कि गैरी जो है स्लेम्पर और स्टीव टाइम्स ने निम्नलिखित में अध्ययन किया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे बात करूं सफ़ेद पोश में तो ये नाम तो आएगा नहीं, इसलिए आप काट सकते हो, क्योंकि सफ़ेद पोश अपराध के बारे में, व्हाइट कॉलर क्राइम के बारे में किसने बताया था? सदरलैंड ने बताया था। वहीं जी सर, सदरलैंड। साइबर क्राइम के बारे में वो भी उन्हीं की भूमिका है, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, जो कॉर्पोरेट अपराध है ये जो है गैरी स्लेपर और स्टीव टाइम्स ने कॉर्पोरेट अपराध का अध्ययन किया था, जिससे कॉर्पोरेट घराने आपस में गठजोड़ करके अपराध करते हैं, गठजोड़ करके अपराध करते हैं, है ना, और अपनी जो है मोनोपोली को बढ़ावा देते हैं। इसके अनुसार वे अपराधी या तो उच्च वर्गीय होते हैं
या उच्च मध्यम वर्गीय होते हैं। इस प्रक्रिया में जो है कॉर्पोरेट अपराध आता है और इस तरीके का जो शब्द का अध्ययन करने वाले विद्वान थे वो स्टीव टाइम्स थे और गैरी जो है स्लेपर थे। ये दो लोगों का नाम याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सर संगठित अपराध क्या रहेगा? संगठित मतलब कोई चीज ग्रुप बना के करना, संगठन बना के कोई अपराध करना, वो संगठित अपराध का पार्ट मान लिया जाता है उसको। ओके ग्रुप ऑर्गेनाइज करके। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो आपको आंसर भी मिल जाएंगे, है ना, नीचे 75 का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। कल जो जी। आपका यूनिट नंबर 7 स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लास का टाइम 1 PM रहेगा। थोड़ा सा आजकल मैं कहीं जाता हूँ तो वहाँ थोड़ा सा समय लग जा रहा है। ठीक है, कल मैं नहीं कहीं जाऊँगा। ठीक है, मुझे लगा कि आज मैं टाइम पे आ जाऊँगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिले आधे घंटे कर दिया क्लास को। ठीक है, कल आप कोई बात नहीं है सर। ठीक है, चलिए 7 ठीक है क्लास सर। चलेगी। 7 क्या वो जो सर एम्स वाला 6 पेपर था यूनिट में जी हेलो हाँ एक एक सर जो